नमस्कार दोस्तों, बरबड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, अपन साधारणीकरण पढ़ रहे थे, भट्टनायक का साधारणीकरण, रस सूत्र के तीसरे आचार्य भट्टनायक, उनका साधारणीकरण पढ़ रहे थे और उनमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार भी पढ़े कि साधारणीकरण किसने क्या माना है, वो पढ़ रहे थे। तो आज अपन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या मत है उनके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन को साधारणीकरण माना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलम्बन धर्म को साधारणीकरण माना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलम्बन धर्म को साधारणीकरण माना है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इनको जेन में उतार ले। आचार्य शुक्ल का मत, जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबसे उसी भाव का आलम्बन हो सके, तब तक उसे रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। ये आचार्य शुक्ल का मत है। और शुक्ल जी कहते हैं, काव्य का विषय सदा विशेष होता है, सामान्य नहीं। वो व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। यह शुक्ल का मत है। काव्य का विषय सदा विशेष होता है, सामान्य नहीं होता। वो व्यक्ति सामने लाता है, कोई जाति विशेष काव्य को आगे नहीं लेके आता है, व्यक्ति विशेष ही आगे लेके आता है। ये शुक्ल जी मानते हैं। आगे देखिए दोस्तों, हाँ, आगे बताया है शुक्ल जी ने, पाठक या श्रोता के मन में जो भाव, पाठक व श्रोता के बीच में जो भाव विशेष या वस्तु विशेष आती है, जैसे काव्य में वर्णित आश्रय का आलम्बन हो। ये शुक्ल जी बताते हैं, पाठक या श्रोता, ये पढ़ने वाला या सुनने वाला के मन में जो भाव विशेष या वस्तु विशेष आती है, जैसे काव्य में वर्णित आश्रय का आलम्बन होती है। जैसे काव्य में होता है ना, काव्य में वर्णित जो आश्रय है उनका आलम्बन है उसे। जैसे शुक्ल जी कहते हैं, व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की ही रहती है। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की ही रहती है, जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। यह शुक्ल का साधारणीकरण है। शुक्ल ने साधारणीकरण, आलम्बन धर्म को साधारणीकरण दोस्तों माना है। आचार्य शुक्ल ने साधारणीकरण आलम्बन धर्म को माना है। आगे मैं बात करूं तो देखिए, हाँ, आचार्य शुक्ल दो प्रकार की रसानुभूति मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल दो प्रकार की रसानुभूति मानते हैं। दो प्रकार की रसानुभूति मानते हैं। एक तो उत्तम कोटि की रसानुभूति और दूसरी है मध्यम कोटि की रसानुभूति। ये आचार्य शुक्ल दो प्रकार की रसानुभूति दोस्तों मानते हैं। उत्तम कोटि की रसानुभूति है ना, आपके सामने है, और एक है मध्यम कोटि की रसानुभूति। रस की अनुभूति दो तरह की इन्होंने मानी है। अब कैसे मानी, देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार, आचार्य श्याम सुंदर के अनुसार इन्होंने आचार्य शुक्ल के मत की आलोचना की है और अपना मौलिक मत इन्होंने दिया है। इन्होंने अपना मौलिक मत है वो दिया है। आचार्य शुक्ल के मत की इन्होंने आलोचना की है। आचार्य श्याम सुंदर दास है ना, आचार्य श्याम सुंदर दास सहृदय पाठक अथवा श्रोता के चित्त का साधारणीकरण मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति, कई बार परीक्षा में आई हुई है। ये पंक्ति कई बार परीक्षा में पूछी गई पंक्ति दोस्तों, ध्यान रखें। श्याम सुंदर दास सहृदय पाठक अथवा श्रोता के चित्त का साधारणीकरण मानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे भी भविष्य में भी ये परीक्षा में सवाल आता रहेगा। कई बार ये सवाल परीक्षा में पूछा गया। एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको साधारणीकरण मानते हैं, आलम्बन धर्म को,
और एक श्याम सुंदर दास है सहृदय पाठक या श्रोता के चित्त का साधारणीकरण मानते हैं। आगे बताया गया साधारणीकरण का व्याख्या करने से उन्होंने मधुमती भूमिका की परिकल्पना की। ये मधुमती वाला सवाल कई बार परीक्षा में आया है। मधुमती भूमिका की परिकल्पना की। साधारणीकरण की व्याख्या करने में उन्होंने यानी श्याम सुंदर दास ने मधुमती भूमिका की परिकल्पना की। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही वेरी गुड प्रश्न है, इसको आप ध्यान में रखें। जेएन में उतारे मधुमती की परिकल्पना की है। आगे बताया गया है वितर्क की दशा में चित्त को वस्तु के संबंध और वस्तु के संबंधी इन तीनों के पृथक प्रतीति होती है, ऐसा भी उन्होंने बताया। अर्थात उसे केवल वस्तु की प्रतीति ही होती है, वस्तु के संबंध और संबंधी नहीं, ऐसा श्याम सुंदर दास ने बताया है। तो मधुमती की परिकल्पना सहृदय पाठक अथवा श्रोता के चित्त का साधारणीकरण होता है। श्याम सुंदर दास, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखें। आगे मैं बात करूं श्याम सुंदर दास ने और क्या कहा है। उन्होंने कहा है वितर्क की दशा में चित्त को वस्तु के संबंध और वस्तु के संबंधी ये तीनों पृथक प्रीति होती है। अर्थात उसे केवल वस्तु की प्रीति ही होती है, वस्तु के संबंध और संबंधी नहीं। आचार्य श्याम सुंदर दास चित्त के एक तान और एक लय होने को साधारणीकरण मानते हैं। अगर पूछ ले आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार साधारणीकरण क्या होता है, तो आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार साधारणीकरण वो मानते हैं एक तान और एक लय को वो साधारणीकरण मानते हैं। एक तान और एक लय को साधारणीकरण मानते हैं, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रखें। फलस्वरूप आलम्बन व्यक्ति संबंधों से मुक्त होकर साधारण प्रतीत होने लगता है, ऐसा श्याम सुंदर दास मानते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा है, आप ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं तो देखिए, हाँ, आचार्य श्याम सुंदर दास चित्त के एक तान और एक लय को साधारणीकरण मानते हैं, जिसके फलस्वरूप आलम्बन व्यक्ति संबंधों से मुक्त होकर साधारण प्रतीत होने लगता है। यह भी आपने पढ़ा है और ये पंक्ति तो कई बार परीक्षा में पूछी गई है। कुछ लेवल के एग्जाम पीजीटी है, कॉलेज व्याख्याता है, उसमें ये सवाल पूछा जाता है। आचार्य श्याम सुंदर दास कुछ छोटा नाम नहीं है, एक तान एक लय होने को साधारणीकरण मानते हैं और जिसके फलस्वरूप आलम्बन व्यक्ति के संबंधों से मुक्त होकर साधारण प्रतीत होने लगता है। इस बात को आप ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं तो डॉक्टर नगेंद्र को लेके आया हूं, तो डॉक्टर नगेंद्र जी क्या कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार डॉक्टर नगेंद्र ये कवि की अनुभूति को साधारणीकरण मानते हैं। अब देखिए, शुक्ल तो मानते हैं किसको, आलम्बन धर्म को मानते हैं साधारणीकरण, और डॉक्टर नगेंद्र कवि की अनुभूति को साधारणीकरण मानते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, कवि की अनुभूति को साधारणीकरण मानते हैं। अब जैसे मत किस प्रकार, देखो, जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति को इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकता है कि वो सभी के हृदय में समान अनुभूति जगा सके, तो हम कह सकते हैं उसमें साधारणीकरण की शक्ति विद्यमान है। कवि को लोक हृदय की पहचान रहती है, इसलिए वो किसी विषय में इस रूप में प्रस्तुत करता है जिससे सबकी अनुभूति को जगा सके। यह डॉक्टर नगेंद्र के मत है। डॉक्टर नगेंद्र अनुभूति को ही साधारणीकरण मानते हैं। डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं आलम्बन धर्म को और नगेंद्र मानते हैं अनुभूति को साधारणीकरण। दोस्तों मानते हैं, आप ध्यान में रखें। आगे क्या कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र, देखिए, डॉक्टर नगेंद्र के विचार है विषय का रूप तो अज्ञात ही रहता है, विषय का रूप तो अज्ञात ही रहता है, किंतु कविगण अपनी अपनी भावना के अनुरूप उसका वर्णन करते हैं। नगेंद्र के अनुसार विषय का रूप तो अज्ञात रहता है, विषय क्या है उनका रूप तो अज्ञात रहता है, परंतु कवि गण अपनी अपनी भावना के अनुरूप उसका वर्णन करते हैं। अब देखो कैसे, पाठक भी कवि की साधारणीकृत भावना का आस्वादन करता है। पाठक जो पढ़ने वाला है वो कवि की साधारणीकृत जो रचना है, उस जो भावना है
उसका आस्वादन करता है, यानी रस लेता है, आनंदित होता है। अब देखिए, जिसे हम आलमन कहते हैं वो कवि की अनुभूति का संवेदीय रूप है, वो कवि का संवेदीय रूप है और कवि की मानसी सृष्टि है। यह है नगेंद्र का मत। जिन्हें हम आलम्बन कहते हैं, नगेंद्र कहते हैं, जिन्हें हम आलम्बन कहते हैं, आलम्बन धर्म कहते हैं, वो कवि की अनुभूति का संवेदीय रूप है, एक संवेदना है, और कवि की मानसिक सृष्टि एक मानसिक सृष्टि है, मन मस्तिष्क में उपजा हुआ विकार है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना। अब आगे देखिए, इस मतलब पूरे चैप्टर का कल भी पढ़ा और आज भी पढ़ा, अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत, जो साधारणीकरण है आचार्य भट्टनायक का, उनके ऊपर अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अपनी परिकल्पना की और अलग अलग अपने मत पेश किए। ठीक है ना, अलग अलग मत पेश किए। तो अब अंतिम में इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, उस निष्कर्ष की हम बात करें तो निष्कर्ष देखिए, यह है भट्टनायक विवाह आदि का साधारणीकरण होता है, वो भावक्तव है, भावक्तव को माना है, यह तो क्लियर ही कर दिया कल, भट्टनायक भावक्तव को साधारणीकरण मानते हैं। ठीक है ना, विवाह आदि का साधारणीकरण होता है, विवाह आदि का साधारणीकरण भावक्तव है। अब अभिनव गुप्त है, वो किसको साधारणीकरण मानते हैं, तो सहृदय का साधारणीकरण होता है अभिनव गुप्त के अनुसार। ये दो मेन पॉइंट मैंने निष्कर्ष निकाल दिए यहाँ पे। परीक्षा में कई बार छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, कई बार लेंथी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेंथी क्वेश्चन होते हैं तब मिलान वाले ऐसे आ जाते हैं, या बड़े बड़े सवाल होते हैं। छोटे क्वेश्चन होते हैं तब एक ऑप्शन में ही उत्तर होता है, तो पूछ लिया जाता है कि अभिनव गुप्त का साधारणीकरण क्या है, अभिनव गुप्त ने साधारणीकरण किसको माना है, तो सहृदय का साधारणीकरण, भट्टनायक का भावक्तव का साधारणीकरण, और आचार्य विश्वनाथ विभवादि का अपने प्राय, ये कल पढ़ा था आपने, अपने प्राय यानी आश्रय और सहृदय की भावना से मुक्त होना साधारणीकरण मानते हैं। इस बात को आप पूरा ध्यान में रखें। विश्वनाथ जो साधारणीकरण मानते हैं वो विभावादी का अपने प्राय आश्रय और सहृदय की भावना से मुक्त होना साधारणीकरण मानते हैं। ये तथ्य है दोस्तों, क्योंकि अधिकतर सवाल यहाँ से ही पूछा जाता है। जो चैप्टर हमने कल भी पढ़ा और आज भी पढ़ा, दोनों चैप्टरों का जो निष्कर्ष है, जो सार है, निचोड़ है, वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, वो आलम्बन धर्म को साधारणीकरण मानते हैं। अभी हमने आचार्य शुक्ल को पढ़ा है। आचार्य शुक्ल आलम्बन धर्म को साधारणीकरण मानते हैं, और ये प्रश्न तो कई बार आ चुका है और बार बार रिपीट होता है। फर्स्ट ग्रेड जो स्कूल व्याख्याता राजस्थान आरपीएससी कराती है, उसमें तो अधिकतर सवाल पूछ ही लिया जाता है। और पीजीटी कहीं भी हो, किसी भी राज्य में हो, वहाँ ये सवाल पूछा जाता है। श्याम सुंदर दास सहृदय के चित्त को साधारणीकरण मानते हैं। श्याम सुंदर दास सहृदय के चित्त यानी हृदय को साधारणीकरण मानते हैं। तो शुक्ल क्लियर हो गया, श्याम सुंदर दास क्लियर हो गया आपके। अब मैं बात करूं दोस्तों, देखिए डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र अनुभूति को साधारणीकरण मानते हैं। अभी पढ़ा नगेंद्र अनुभूति को साधारणीकरण मानते हैं, ये भी क्लियर हो गया। और आचार्य श्याम सुंदर दास को साधारणीकरण व्याख्या करने में मधुमती की भूमिका, इस बात को आप ध्यान रखें, की परिकल्पना की। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कौन से आचार्य ने साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना की है, तो आएगा आचार्य श्याम सुंदर दास। या पंक्ति सीधी दे दी जाए कि मधुमती की भूमिका परिकल्पना करने वाले आचार्य श्याम सुंदर दास, या आचार्य श्याम सुंदर दास ने कैसी परिकल्पना की थी, ठीक है ना, साधारणीकरण के संबंध में, तो मधुमती की भूमिका। तो ऐसे सवाल, ये सवाल तो ये फिक्स क्वेश्चन है, ये डेफिनेट आने वाले सवाल है। या तो पूरे आ जाता है मिलान में, और या फिर ये अलग अलग प्रश्न आते हैं हर परीक्षा में। आलम्बन धर्म रामचंद्र शुक्ल का, श्याम सुंदर दास का सहृदय के चित्त, नगेंद्र का है अनुभूति, और आचार्य श्याम सुंदर दास का है मधुमती की भूमिका। आचार्य मम्मट का जो मत है, मम्मट ने जो साधारणीकरण माना है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, इन सभी को इन्होंने माना है।
क्या कहते हैं, साधारणीकरण माना है। आचार्य मम्मट ने विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव को है वो साधारणीकरण माना है। तो परीक्षा में ऐसा ही सवाल पूछा जाता है, किस आचार्य ने साधारणीकरण किसको माना है। वैसे साधारणीकरण या सामान्यकरण के जो रस सूत्र के तीसरे आचार्य है आचार्य भट्टनायक, उनका सिद्धांत है। और इस सिद्धांत की अलग अलग विद्वानों ने, आचार्यों ने अलग अलग अपने मत पेश किए हैं कि किसने किसको साधारणीकरण माना है। ठीक है दोस्तों, किसने किसको साधारणीकरण माना है। आगे मैं बात करूं तो बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय के बारे में बात करूं, बाबू गुलाब राय को पीछे क्यों छोड़ते हैं। बाबू गुलाब राय ने कहा कि कवि, पाठक, दर्शक एवं भावों को साधारणीकरण माना है। बाबू गुलाब राय ने इनको साधारणीकरण माना है, कवि, पाठक या दर्शक एवं उनके भाव, इसी को इन्होंने साधारणीकरण माना है। और आचार्य पंडित राज जगन्नाथ की मैं बात करूं, बहुत अच्छा नाम है, बड़ा नाम है, तो व्यंजना के आधार पर विभाव आदि का साधारणीकरण होता है। इस बात को भी आप दोस्तों ध्यान में रखें। आचार्य पंडित राज जगन्नाथ, इनकी मैं बात करूं तो इन्होंने जो माना है साधारणीकरण, व्यंजना के आधार पर विभाव आदि का साधारणीकरण होता है, ये पंडित राज जगन्नाथ मानते हैं। इस बात को ध्यान रखें। और साधारणीकरण की उत्पत्ति के कारण, जो क्रमवार साधारणीकरण की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका मुख्य कारण क्या था, तो क्रमवार कारण है। कई बार परीक्षा में क्रमवार कारण पूछे जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड पूछा जाता है और कॉलेज लेक्चर में भी पूछा जाता है। तो पहले होता है पूर्व ज्ञान, उसके बाद में इंद्रिय सन्निकर्ष, तीसरा है अनुभूति, चौथा है तुलना, पांचवा है सामान्यकरण। इन 5 कारणों से साधारणीकरण की उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना, इन 5 कारणों से साधारणीकरण की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों आज इतना ही पढ़ेंगे। आप विशेष तौर से जो ये निष्कर्ष मैंने जो निकाला है, भट्टनायक ने विभावादि भावकत्व को इन्होंने साधारणीकरण माना, अभिनव गुप्त ने सहृदय का साधारणीकरण माना, विश्वनाथ ने आश्रय और सहृदय की भावना मुक्त होना साधारणीकरण माना, रामचंद्र शुक्ल ने आलमन धर्म को साधारणीकरण माना, श्याम सुंदर दास ने सहृदय के चित्त को साधारणीकरण माना, डॉक्टर नगेंद्र ने अनुभूति को साधारणीकरण माना, और आचार्य श्याम सुंदर दास ने साधारणीकरण की व्याख्या मधुमती की भूमिका की परिकल्पना के रूप में प्रस्तुत की, और आचार्य मम्मट ने विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ठीक है ना, स्थायी भाव को साधारणीकरण माना, और बाबू गुलाब राय ने कवि, पाठक, दर्शक एवं भावों को साधारणीकरण माना, और आचार्य पंडित राज जगन्नाथ ने व्यंजना के आधार पर विभाव आदि का साधारणीकरण माना है। और साधारणीकरण की उत्पत्ति के मुख्य रूप से 5 कारण हैं। पहला है पूर्व ज्ञान, दूसरा है इंद्रिय सन्निकर्ष, तीसरा है अनुभूति, चौथा है तुलना, पांचवा है सामान्यकरण। इतना दोस्तों आप ध्यान रखें, साधारणीकरण में से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। अगर गलत नहीं होगा, आप वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें, पूरा को देखता जाएं, पूरा वीडियो देखते जाएं और नोट्स बनाते रहें। आपका साधारणीकरण का अगर प्रश्न गलत होता है तो मुझे कमेंट करके बताना, शायद मेरे हिसाब से साधारणीकरण से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आज दोस्तों इतना ही। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके दोस्त भी इन कक्षाओं का लाभ ले सके, आनंद ले सकें। फ्री ऑफ चार्ज है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, आप लोगों की सुविधा और के लिए ये चैनल शुरू किया गया है। हिंदी साहित्य और अनिवार्य हिंदी से संबंधित जो भी आपको संशय है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, और आपको कक्षाएं अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट करके हमें बताएं, हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।